नमस्कार, नमस्ते। क्या हालचाल? बढ़िया ही होगा। आ जाइए। एनसीईआरटी का साइंस का जो हम सीरीज चला रहे हैं, इससे पहले एनसीईआरटी क्लास 9th और चैप्टर 1, जी हाँ, यही बुक है। इसी से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। आज का जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। बिल्कुल शुद्ध आपको एनसीईआरटी से कराया जा रहा है। देखिए अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। एक एक क्वेश्चन, हर पॉइंट से क्वेश्चन को निकाला गया है और पीडीएफ तैयार करके आप तक पहुंचाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से देखिए यही है 2 अध्याय नंबर, ये मिला सकते हैं आप। बिल्कुल इसी से आपको सब कुछ दिया गया है। तो आ जाइए। एक चीज मैं बता दूं कि देखिए ये जो पूरा सीरीज हम करेंगे चैप्टर 1 से लेकर के आखिरी तक क्लास 9th और 10th, तो इसका एक कंप्लीट पीडीएफ मैंने तैयार किया है। अगर आप पहले से परचेस कर चुके हो तब तो बढ़िया है। इसमें 2200 प्लस क्वेश्चन है इसी पीडीएफ का। तो यहाँ से आप क्लास करोगे और अगर आपके पास ये पीडीएफ रहेगा तो इस पीडीएफ को आप रिवीजन करोगे। जैसे देखिए मैंने एक क्लास कराया, इसके बाद जो भी पॉइंट्स बताया उन सबको आप मेंशन करते चलोगे, लिखते चलोगे, आप अपना टिक करते चलोगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप पाठशाला विद के प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां पर जाइएगा, वहां मास्टर पीडीएफ मिलेगा, उसको आपको परचेज करके डाउनलोड कर लेना है। चाहे तो प्रिंट भी करा लीजिए और उसके बाद आपका पूरा 9th और 10th का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और भी हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम शुरू कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले मैं यहाँ पर निकाल लूँ, है ना, क्योंकि बार बार आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 82 से, यहाँ भी 82 से है। तो चलिए यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। आ जाइए एक एक क्वेश्चन को। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कथन वाले भी प्रश्न मैं रखूंगा, क्योंकि परीक्षा में देख ही रहे हैं आप जो स्थिति है, कथन वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसको पढ़ना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विलयन की बात कर रहा है, ठीक ना। तो आपको ये पहले जानना होगा कि विलयन है क्या। 1 मिनट, हाँ अब आ जाइए। ठीक है, विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सब कुछ समझ जाएंगे आप, क्वेश्चन बस करते जाइए, सब आपको समझा दूंगा। कथन पहला है, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। कह रहा है कि विलयन क्या 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसे देखिए, जैसे एक गिलास आप पानी रखे हो, ठीक है, क्या रखे हो, पानी, इसमें आप चीनी डाल दो या नींबू डाल दो। अब आप उसको देखोगे तो क्या आपको पता चलेगा कि इसमें चीनी है या नींबू है? देख के नहीं पता चल सकता है। तो वो समांगी मिश्रण हो जाता है। एक जैसे मिल जाए, पता ना चले आपको देख के, समांगी मिश्रण हो जाता है। तो यहां पर बिल्कुल सही है कि विलयन जो है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। पहला कथन बिल्कुल सही है। विलयन के जो कण होते हैं में समांगिकता होती है, समांगी मिश्रण होता है, इसलिए समांगिकता होती है। दोनों एक दूसरे में ऐसे मिल जाते हैं कि आप देख के बता ही नहीं सकते हो, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा। ये आपका विलयन होता है। तो आप देखेंगे कि कथन 1 भी आपका सही है और कथन आपका 2 भी सही है। इस प्रकार से आपको उदाहरण के लिए मैं बताया, नींबू जल, ठीक है, नींबू जल। अगर ठोस में आप जाएंगे तो मिश्र धातु, जैसे आप पीतल को ले लीजिए, ठीक है, तो एक मिश्र धातु है पीतल, इसमें जस्ता और कॉपर मिक्स है। लेकिन पीतल को देखते हो तो क्या कहीं आपको अलग जस्ता और अलग दिखाई देता है कॉपर? नहीं। पीतल को देखिए तो उसमें अलग अलग नहीं दिखाई देता, तो देख के आप तो बता ही नहीं सकते हो। तो पीतल भी आप मिश्र धातु का ही एक उदाहरण है।
विलयन में ही आएगा, बट उसको मिश्रण कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला हम चलते हैं वायु। अगर आप वायु देखते हो तो वायु में देख रहे हो आप क्या, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, अन्य गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। लेकिन क्या आप देख के आंखों से बता सकते हो इसमें ऑक्सीजन अलग और नाइट्रोजन अलग? नहीं। तो जब ऐसा हो तो ये बिल्कुल विलयन को आप कह सकते हो कि ये विलयन है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो होगा क्या कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ठीक है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। देखिए यहां पर मैं सब कुछ लिख भी दिया हूं 82 नंबर क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में। तो आप अगर पीडीएफ आपके पास रहेगा तो आप भी चीजों को नीचे लिख सकते हो, और जब भी आप इसको पढ़ोगे तो सब चीज आपके सामने रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं इसको रखा हूं कि जो देखिए जो जो पॉइंट्स लिखा हूं, ये ऐसे और भी पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा उसको आप नोट करते जाना, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। आइए, मिश्र धातुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मिश्र धातु के संबंध में, मिश्र धातुओं का समांगी मिश्रण। मैंने बताया ना कि पीतल को अगर आप देखते हो तो पीतल में जस्ता और तांबा दोनों होता है, लेकिन पीतल को देखने के बाद ये नहीं कहोगे कि इसमें जस्ता और तांबा दोनों मिलाया हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा, नहीं चलता है। तो ये समांगी मिश्रण प्रतीत होती हैं, तो बिल्कुल ये सही है, समांगी मिश्रण ये होता है। ठीक है, पीतल में तांबा जो होता है वो 70% और जस्ता 30%। तो यहां कह रहा है कि पीतल में तांबा जो है वो कितना, तांबा 30 दिया है, जबकि मैंने क्या बता रहा हूं कि तांबा 70, तांबा अधिक होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तांबा जो होता है वो अधिक होता है। क्वेश्चन को जब आप कथन वाले प्रश्न करते हो ना, तो ऐसे ही प्रश्न आपको दे देगा फंसाने के लिए, लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, तांबा 30 जस्ता 70, बट ध्यान रखिएगा जस्ता कम तांबा ज्यादा। तो दूसरा विकल्प, दूसरा कथन गलत है, यानी कि कथन 2 गलत और कथन 1 सही। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। आइए आते हैं, आयोडीन और अल्कोहल के विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करना है तो ध्यान रखिए। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न सीधा पूछता है कि टिंचर आयोडीन कहलाता है। टिंचर आयोडीन क्या कहलाता है? तो आयोडीन और अल्कोहल, अल्कोहल अधिक मात्रा में रहता है, आयोडीन कम मात्रा में रहता है। ठीक है, टिंचर आयोडीन में आयोडीन जो है वो विलायक तथा अल्कोहल विलेय के रूप में। देखिए मैं क्या बताया कि अल्कोहल रहता है ज्यादा, अल्कोहल रहता है ज्यादा, आयोडीन रहता है कम। तो भैया जो ज्यादा है वो क्या है? विलायक है, विलायक। जैसे हवा को ले लीजिए, हवा में 78% नाइट्रोजन है, तो हवा में, वायु में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है और अन्य गैसें हैं। तो वायु का विलायक क्या है? 78% वाला जो ज्यादा है। उसी प्रकार से आयोडीन में अधिक मात्रा में होता है, टिंचर आयोडीन में अल्कोहल, अल्कोहल विलायक हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा वो विलेय हो जाएगा। आयोडीन क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ आयोडीन को विलायक दे रहा है और उल्टा अल्कोहल को विलेय दे रहा है, जो कि उल्टा है। तो आप देखेंगे कि कथन पहला तो सही हो गया, लेकिन यहां भी कथन दूसरा जो है वो गलत हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन। ये मिश्र धातु जो हमने बताया, ये ध्यान रखिए, इस मिश्र धातु को भौतिक तरीकों से आप अलग नहीं कर सकते हैं। मिश्र धातु वही है जो भौतिक विधियों से अलग आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे पीतल आपको दे दिया जाए तो क्या उसमें से तांबा और जस्ता आप अलग कर दोगे भौतिक विधि से? नहीं करोगे। तो मिश्र धातु का ये भी एक पहचान है। आइए आते हैं अगले सवाल। विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विलयन के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। विलयन आपको दे दिया जाए, 1 मिनट मैं आपको दिखा ही देता हूं, बस धैर्य बनाइए, क्योंकि आपको देखेंगे चीजों को तो सीखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे। देख नहीं पाएंगे तो चीजों को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे आप। तो मैं आपको दिखाई देता हूं बस। हाँ चलिए,
देख करके आपको सीखना है। अब ये बताइए आप, अब आपको ये बताना है, ये मैं लाया हूं 1 गिलास पानी, ठीक है, इसमें चीनी भी मिला है और नमक भी मिला है। क्या आप देख के इसको बता सकते हो कि चीनी और नमक मिला है? तो ये विलयन है चीनी और नमक का। विलयन के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। हम लोग नंगी आंख से नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें चीनी है और नमक है, ठीक है। तो कहेंगे कि कथन तो पहला बिल्कुल सही है कि नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। विलयन के कण प्रकाश को फैलाते हैं। अगर इसमें हम टार्च मारेंगे तो क्या टार्च की रोशनी को ये फैलाएगा? नहीं फैलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कण जो है ना वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, इस वजह से ये फैला नहीं पाएगा। तो आप देखेंगे कि कथन एक भी सही है और दूसरा कथन कह रहा है कि फैलाते हैं, जबकि मैंने क्या बताया कि इस पर टार्च मारेंगे तो फैलेगा नहीं। तो दूसरा कथन यहां भी जो है वो गलत है। तो 85 का जो आंसर हो जाएगा वह आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कण जो है वो, इसका कण क्या है? आकार बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाता है इसका आकार। मैं लिख देता हूं, इसका आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है? छोटा होता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। इसको मैं पी लूं अगर आप कहिए तो। पानी पीते रहना चाहिए। एक चीज मैं आपको दिखा दूं, हम लोग विलियन पढ़ रहे हैं ना, देखिए ये एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये वही विलियन है, ये विलियन। तो ये सारी चीजें यहीं से आई हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि एनसीईआरटी से ही आपका काम होगा, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे काम नहीं होगा। चलिए अगला सवाल, विलियन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है देखते हैं। कथन 1, विलियन अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। चलिए अब तो मैं ये पी गया इसको। अस्थायी का मतलब क्या कि चीनी और नमक पानी घोले हैं और इसको थोड़ा देर छोड़ दें तो भैया वो नीचे बैठ जाएगा। अस्थायी मतलब कि स्थायी नहीं है, वो पानी में घुला हुआ नहीं रहेगा, वो नीचे बैठ जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या कि चीनी पानी नींबू घोल दें, पूरा मिल जाने के बाद उसको छोड़ दें तो चीनी और नींबू सब अलग बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। तो अस्थायी तो नहीं होगा, विलियन अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी होगा। मतलब पानी में घुल गया तो वो स्थायी रूप से घुल गया, वो बैठेगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा? अस्थायी होगा, अस्थायी नहीं होगा, अस्थायी होगा। तो पहला कथन हमारा गलत होता नजर आ रहा है। छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। बताइए, क्या नींबू में चीनी पानी मिला दिए तो उसको छान के अलग कर देंगे नींबू पानी को? नहीं होगा अलग, नहीं होगा अलग, ठीक है। यहां कह रहा है कि पृथक नहीं किया जा सकता है, तो सही तो कह रहा है कि छान करके विलयन के कणों को आप अलग नहीं कर सकते हो। कथन आप देख पा रहे हैं कि कथन एक तो गलत है बट दूसरा सही है, यानी कि कथन एक गलत है और दूसरा सही है। देखिए 86 नंबर प्रश्न। तो चीजों को जैसे मैंने बताया तो ये आप नोट कर सकते हो, इसमें आपको लिख देना है, इसे शांत छोड़ देने पर इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, यानी कि ये अस्थायी नहीं है, स्थायी है। स्थायी है तो बैठेगा नहीं, वो पानी में ही स्थायी रूप से रह जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर ये चीज आपके पास रहेगा तो पॉइंट को नोट करोगे तो बहुत बेहतरीन समझोगे भाई, और लंबे समय तक चलेगा ये, ठीक है। तो यहां सी ऑप्शन सही है। चलिए आइए, यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो, वैसे विलयन को क्या कहते हैं? तो संतृप्त स्तर से कम हो तो उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे? असंतृप्त, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसंतृप्त, अनसेचुरेटेड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी वाले थोड़ा सा, कुछ प्रश्नों में जो है शुरुआती के अंग्रेजी नहीं रख पाया हूं ऑप्शन में, लेकिन आगे अब आपको ऑप्शन मिलेगा अनसेचुरेटेड, ठीक है। अनसेचुरेटेड विलयन। आइए, विसमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव्य में परिक्षेपित रहते हैं क्या कहलाते हैं? ठोस कण द्रव्य में परिक्षेपित रहते हैं, सस्पेंड रहेगा, मिलेगा नहीं, ठीक है। ठोस जो है
वो द्रव में सस्पेंड रहेगा। जैसे ये कोई लिक्विड है, इसमें कोई ठोस डालिए तो ये सस्पेंड रहेगा, निलंबन हो जाएगा। क्या रहेगा? वैसा विसमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण जो है वो द्रव में परिक्षेपित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो निलंबन कहलाता है, यानी सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन कहलाएगा। सस्पेंड जो आप नौकरी में जानते हो कि सस्पेंड हो गया, तो वही होता है निलंबन, उसी का हिंदी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विसमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाएगा आपका सस्पेंशन। चलिए, कोलाइडल, आइए कोलाइडल के बारे में अब हम आते हैं। कोलाइडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कोलाइडल के कणों का आकार निलंबन की अपेक्षा छोटा होता है। देखिए, निलंबन में कण जो है वो बड़ा हो रहा है। आप देखिए कि पानी में अगर हम कोई ठोस डाले तो ये निलंबित रहा, ये पूरा नहीं घुला। जैसे चीनी में पानी पूरा घुल गया था, लेकिन निलंबन में ये पूरा नहीं घुलेगा, ये पानी में ही बीच में लटका रहेगा, पूरा घुलेगा ही नहीं। ठीक है, या नीचे बैठेगा तब भी पूरा नहीं घुलेगा। लेकिन कोलाइडल जब आप आते हैं तो कोलाइडल के जो कण का आकार है निलंबन से छोटा होता है, इससे छोटा होगा कोलाइडल का। अब कोलाइडल जब होता है ना भाई, तो कोलाइडल लगेगा कि ये मिल गया। जैसे दूध को आप देखोगे तो दूध में आप चीजों को अलग अलग नहीं देखोगे, दूध लगेगा कि पूरा एक ही है। ठीक है, लेकिन दूध भी समांगी मिश्रण नहीं है, वो कोलाइडल है। ध्यान रखिएगा, आगे मैं समझाऊंगा, ये पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, नोट करिए। कोलाइडल के कणों का जो आकार होता है वो निलंबन के इससे क्या होगा? छोटा होगा, इससे छोटा होता है। ठीक है, कण छोटा होने के कारण जो है वो कोलाइडल हैं, वो समांगी मिश्रण प्रतीत होते हैं। बट ध्यान रखिएगा, बस प्रतीत ही होता है समांगी मिश्रण, लेकिन समांगी होता नहीं है, यह विसमांगी होता है। कोलाइड जो होता है यह होता है क्या? विसमांग। ठीक है, विसमांग, समांगी नहीं होता है। ये क्या होता है भैया? तो ये होता है विसमांगी मिश्रण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परंतु यह वास्तव में क्या होता है? विसमांगी मिश्रण होता है। ठीक, पूरा आपका क्लियर हो गया। तो कथन 1 आपका सही है, कथन 2 आपका सही है। क्लियर है ना? 3 कथन है। देखिए, दूध एक प्रकार का कोलाइडल मिश्रण है। देखिए, दूध जो है एक प्रकार का कोलाइडल है। दूध में आप देख नहीं पाते हैं कि फैट अलग है, प्रोटीन अलग है, ये सब कुछ आप अलग अलग नहीं देख पाते हैं, सब एक ही में मिला रहता है, नहीं रहता है मिला हुआ, कुछ आपको अलग अलग नहीं दिखता है। तो ये मिश्रण कोलाइडल ही है दूध। तो ये देखें, कहेंगे आप ये तीनों कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। ठीक है, 89वां प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप चीजों को नोट भी कर सकते हैं। मैं बार बार इसको क्यों दिखा रहा हूं? जो भी पॉइंट बोल रहा हूं, अगर आपके पास पीडीएफ है तो लगभग हजारों बच्चों ने पीडीएफ लिया भी है, तो भाई जितने भी लोगों ने पीडीएफ ले लिया है वो सब आप इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ पर ही आप नोट कर सकते हैं। दूध एक प्रकार का कोलाइडल विलयन है, मैं बता दिया, दूध कोलाइडल मिश्रण है, तो कथन तो सही हो जाएगा। निष्कर्ष, दूध टिंडल प्रभाव दर्शाता है। भाई दूध कोलाइडल है और कोलाइडल टिंडल इफेक्ट दर्शाता है। थोड़ा सा ध्यान में पीछे ले चलूंगा, आपको मैं बताया था क्या बताया था कि ये निलंबन था, इसमें कण बहुत बड़ा था। कोलाइड जो आया है इसमें कण बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है, बट इतना छोटा नहीं है कि सूर्य के प्रकाश में वो मर्ज हो जाए। सूर्य के प्रकाश के कणों से वो बड़ा है, तो जब सूर्य का प्रकाश मारते हैं तो ये सूर्य के प्रकाश को फैला देता है, इसीलिए कहते हैं कि टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि कोलाइडल जो है वो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो कथन भी सही और निष्कर्ष भी सही, व्याख्या भी करता है। ध्यान रखिएगा, दूध कोलाइडल है इसीलिए टिंडल प्रभाव दर्शा रहा है। एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गया, दूध कोलाइडल है इसलिए टिंडल प्रभाव दर्शा रहा है। कोलाइडल का मतलब कि ये लगेगा तो कि समांगी है, बट समांगी नहीं है, कण थोड़े छोटे होंगे बट बहुत छोटे नहीं होंगे, और जब सूर्य का प्रकाश लगाएंगे तो ये फैला देगा, सूर्य के प्रकाश को जब फैला देगा तो ये टिंडल प्रभाव, यही सूर्य के प्रकाश का फैलना टिंडल प्रभाव है।
तो दूध कोलाइडल है, इसी वजह से टिंडल प्रभाव दर्शाता है। कथन भी सही, निष्कर्ष भी सही और व्याख्या भी सही है। चलिए, टिंडल प्रभाव नहीं देखा जा सकता है, दूध में आप देख सकते हैं। घना जंगल आप सिनेमा वगैरह में देखते होंगे तो दिखाएगा जंगल में सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो वो किरणें बिल्कुल दिखाई देता है। कभी आप अपने घर में देखिएगा, कभी तो खिड़की जो होता है या जो रोशनदान कह लीजिए होता है, उससे दिखाई देगा आपको सूर्य का प्रकाश आते हुए, उसमें बहुत सारे धूल कण लगेगा कि उड़ रहा है। हाथ लगाइएगा तो एक भी धूल कण नहीं आपको पकड़ाएगा, वही टिंडल प्रभाव है, आपने देखा होगा। तो दूध में तो दर्शा ही रहा है टिंडल इफेक्ट, आपको घना जंगल में भी दर्शाएगा। कोलाइडल विलयन में अभी आपको देख ही लिया आपने, कोलाइडल विलयन यही है। तो कॉपर सल्फेट में टिंडल इफेक्ट नहीं दर्शाएगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण है? ठीक है, चलते हैं हम आगे अगले के पॉइंट पर, ठीक ना। इसको भी मैं वो कर देता हूं, ठीक है। देखिए, 92वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एरोसोल का उदाहरण है? तो एरोसोल का जो उदाहरण है, 4 विकल्प है, दूध, धुआं, जेल और मिट्टी। एरोसोल, एक मिनट, एरोसोल में उदाहरण में आ जाएगा आपका, आ जाएगा धुआं। धुआं जो क्या है मेरे भाई, धुआं देखिए गैस है ना, गैस में ठोस परिक्षेपित होता है, यही है आपका एरोसोल। तो यहां पर हो जाएगा धुआं, गैस में ठोस, और यह भी एक प्रकार का कोलाइड ही है, कोलाइड, ठीक है, कोलाइड है। तो देखिए, ऐसे पॉइंट को आप लिखिएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ ये बिल्कुल लिखा है। देखिए, 92वां प्रश्न दिख रहा होगा कि दूध जो है, धुआं जो एरोसोल का उदाहरण है, तो धुआं ये है, और धुआं गैस में ठोस का एक प्रकार है कोलाइड का, ठीक है। ऐसे आप पॉइंट को नोट कर सकते हैं। कुछ मैं लिखा हूं, सब में मैं नहीं लिखा हूं, मैं बस समझाने के लिए लिखा हूं ताकि आप समझ पाओ, ठीक। चलिए, इनमें से कौन फोम है? तो फोम आप जानते हैं साबुन का झाग, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, 94वां, आइए, कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपको अब पता चल ही गया होगा कि कोलाइड क्या है, दूध वाला मैं बता दिया। कोलाइड, देखिए, आ जाइए, कोलाइड विलयन के संबंध में, कोलाइड विलयन स्थायी होते हैं। आप बताइए, दूध को आप गिलास में रखते हैं तो क्या दूध में सब नीचे बैठ जाता है? नहीं बैठता है ना, दूध में ही सब घुला रहता है, उसको चाहे कैसे भी छोड़ दीजिए, तो वो स्थायी है, वो नीचे नहीं बैठ रहा है। नीचे बैठ जाता तो अस्थायी। कहने का मतलब क्या है मेरा कि देखिए, अस्थाई मतलब कि वो स्थायी रूप से दूध में ही घुला हो, अस्थाई का मतलब कि अभी तो घुला है बट छोड़ दिए तो वो नीचे चला गया, वो स्थायी है, अस्थायी हो जाता। तो दूध में ऐसा नहीं होता है, दूध को छोड़ भी आप देते हैं तो दूध में देखिएगा कि नीचे नहीं बैठेगा उसके फैट वगैरह। कोलाइड विलयन को अपकेंद्रण तकनीक के द्वारा पृथक किया जाता है। दूध को अपकेंद्रण, घुमा घुमा के मथ के, और उससे जो मक्खन होता है वो निकाल लेते हैं। मक्खन घुला हुआ था दूध में ही, बट आपको पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो स्थायी था, वो पूरे दूध में घुल रहा था। जब आप उसको अपकेंद्रण करते हैं तो वो हो जाता है क्या, निकल जाता है, पृथक हो जाता है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, क्या है, 94 है ना, तो 94 कहाँ, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। इनमें से किसमें उदर्भपातन यानी सब्लिमेशन, मैं सब्लिमेशन आपको कल ही बताया था कि ठोस से, ठोस है ये, ठोस से बनना तो चाहिए था द्रव, बनना चाहिए था द्रव, लेकिन द्रव ना बन के सीधे ये बन गया गैस। जैसे आप कपूर को रखते हैं, तब कपूर को छोड़ दीजिए खुला या गर्म करिए उसको नीचे रख के, तो वो उड़ जाएगा हवा में, द्रव नहीं बनेगा, वो गैस बन जाएगा। वहीं अगर बर्फ को रखिए कटोरी में और नीचे से हीट दीजिए तो बर्फ बनेगा, पहले पानी यानी ठोस से फिर द्रव, और तब वो पानी से वाष्प बनेगा यानी द्रव से तब गैस। बट सब्लिमेशन में क्या हो रहा है, ठोस से डायरेक्ट गैस, और गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाए तो वो होगा रिवर्स सब्लिमेशन या डिपोजिशन या निक्षेपण। तीनों पॉइंट याद रखिएगा। वायु, तो ये क्या हो जाएगा भैया, सभी कथन गलत हैं। क्या कह रहा है कि उदर्भपातन नहीं होता है, नेफ्थलीन में भी होता है, एंथ्रासीन में भी होता है, आयोडीन में भी होता है, ये गलत कथन है सारा का सारा। आइए, वायु किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब मिला है, आप पता चल रहा है आपको,
नहीं। तो जब नहीं पता चले तो कहेंगे समांगी मिश्रण है। जब नहीं पता चले तो समांगी मिश्रण है। ठीक है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन 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 कुछ चीजें हैं जो ना पता चलने के बाद भी विसमांगी हैं, क्योंकि उसके कण इतने छोटे हैं। जैसे कोलाइड, कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है। दूध का ही उदाहरण लीजिए, ये विसमांगी है। अब आप कहेंगे कि विसमांगी है, दूध में तो अलग अलग नहीं दिखता है, अलग अलग नहीं दिखता है, बट वो विसमांगी है क्योंकि वो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। जब आप लाइट मारिएगा ना तो वो कणों को फैला देगा। कण इतने छोटे हैं कि हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो समांगी है। वो कोलाइड भी समांगी है, लेकिन वायु जो है वो समांगी है। ये ध्यान रखिएगा, वायु जो है वो क्या है, वायु जो है वो समांगी है। हो गया ना? हाँ। निम्नलिखित गैसों एवं उनके क्वथनांक का सही सुमेलन। ऑक्सीजन का क्वथनांक -183, ठीक है। आर्गन का आपका हो जाएगा 196 और नाइट्रोजन का 186, यही ना? तो ऑक्सीजन का 183 तो पहले में ए, ठीक है। नाइट्रोजन 196, नाइट्रोजन 196 नहीं, आर्गन 196। तो दूसरे में सी। हाँ, ये वाला देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन होगा 183। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो होगा वो यानी कि 2 में क्या आएगा, सी, 186 आएगा। और आर्गन जो है, आर्गन जो है वो हो जाएगा 196, है ना? तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ठोस पदार्थों को शुद्ध करना है आपको, तो ठोस पदार्थ को अगर आपको शुद्ध करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ठोस पदार्थ है, इसको आप ठोस शुद्ध करना है तो ये आप कर दीजिए। कैसे करिएगा? क्रिस्टलीकरण करिएगा। कैसे करिएगा? क्रिस्टलाइजेशन करिएगा, क्रिस्टलीकरण करिएगा। कमरे के ताप पर कितने तत्व गैस अवस्था में है? कमरे के ताप पर 11 तत्व गैस अवस्था में है, नोट कर लीजिए। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को जल से कैसे आप अलग करेंगे? तो जल में जो घुला हुआ है सोडियम क्लोराइड, इसको वाष्पीकरण और आसवन आप दोनों से कर सकते हो। तो दोनों विधियों से आप करोगे। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन में हो जाएगा दोनों विधियां, ठीक है। जल में नमक और चीनी का घोल किसका मिश्रण है? जल में नमक घोल दीजिए, चीनी घोल दीजिए। अभी दिखाया तो था, दिख नहीं रहा था ना आपको, तो वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। जब दिखे नहीं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो हो जाएगा वो समांगी मिश्रण। जल और तेल, जल में तेल मिलाइए, तेल अलग परत बना लेगा, तो जब अलग हो गया तो ये हो जाएगा विसमांगी, ये हो जाएगा विसमांगी, ठीक। विलयन क्या है? तो विलयन समांगी मिश्रण है। विलयन में आप अलग अलग नहीं, कोलाइड जो है वो विसमांगी है, दूध कोलाइड है, विसमांगी है, लेकिन विलयन क्या है? तो विलयन जो है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। कोलाइड का विपरीत होता है, ये ध्यान रखिएगा। टिंचर आयोडीन किसका विलयन है? टिंचर आयोडीन, आयोडीन और एल्कोहल, ठीक है। टिंचर आयोडीन में आयोडीन और एल्कोहल है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें आयोडीन जो है वो विलेय है और एल्कोहल जो है वो विलायक है, ठीक है। टिंचर आयोडीन में विलायक कौन है? तो विलायक जो है वो एल्कोहल है और विलेय है वो आयोडीन हो जाएगा। सोडा जल और कोक में गैस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये मैं पहले ही करा चुका हूं आपको। मैं जब उदाहरण दे रहा था तब आपको बताया था कि किस गैस को वायु का विलायक, वायु में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है भैया, तो नाइट्रोजन, ठीक है, जो सबसे ज्यादा है वही विलायक है। सिंपल सा याद रखिएगा। परीक्षा में जब ये सब प्रश्न आता है ना तो बच्चे चौंकने लगते हैं कि ये कहां से पूछ दिया। निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुले, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुले, तो जब ना घुले तो वो असंतृप्त, ना घुले तो संतृप्त विलयन हो जाएगा, ना घुले तो क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा, ठीक है। नहीं घुल रहा है तो क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा। चलिए देखिए 108 में है ना। अब अगला प्रश्न जो बताऊंगा उसमें आपको पॉइंट ऐड कर लेना है, ठीक।
ये पॉइंट जो बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट लिखा हूं, हर पॉइंट में जहां जरूरत है वहां लिखा हूं। इसको लिखने से ये फायदा होगा कि जब आप रिवीजन करोगे मेरे भाई तो आप इसको इजीली कर लोगे। चलिए, निलंबन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? निलंबन मतलब वो लटकते रहेगा, वो घुलेगा नहीं, लटकते रहेगा। निलंबन क्या है? समांगी मिश्रण है, कण दिख जाएंगे। अब ध्यान रखिए, निलंबन है, ये निलंबन है, इसमें कण बड़ा बड़ा है, ये लटकेगा, घुलेगा ही नहीं। तो जब घुलेगा नहीं तो ये समांगी मिश्रण कैसे होगा? सही नहीं है, गलत है ना, गलत कथन। तो यही तो है गलत कथन कि ये समांगी मिश्रण कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि ये बड़ा बड़ा है, ये नहीं घुलेगा। तो नहीं घुलेगा तो ये विसमांगी होना चाहिए था, बट हम तो कह रहे हैं कि समांगी है, तो गलत कथन मिल गया। अब चूंकि ये इतना बड़ा होता है इसलिए आंखों से दिख भी जाता है, इतना बड़ा होता है इसलिए प्रकाश को फैला भी देता है। तो ये दोनों सही है, बट ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विसमांगी घोल ठोस का द्रव में, ये ठोस जो है, ये ठोस जो है ये द्रव में परिक्षेपित रहता है। यही है आपका निलंबन। निलंबन के बारे में अब गलत कथन छाटिए। यह अस्थायी होता है, अस्थायी। देखिए निलंबन में क्या बताया, ये निलंबन है, इसमें ये लटकते रहेगा, घुलेगा नहीं। छोड़ दीजिए तो ये नीचे भी बैठ जाएगा। तो जब नीचे बैठ ही जा रहा है तो अस्थायी है ना, स्थायी रूप से तो वो घुला नहीं था, वो बैठ गया। तो ये तो सही है, कण नीचे बैठ जाते हैं, बिल्कुल बैठ जाते हैं। छानन से पृथक किया जा सकता है, क्या इसको छान के अलग कर सकते हैं, या ये समांगी मिश्रण है? मैं पहले ही बता चुका हूं कि निलंबन जो है ये विसमांगी है, क्योंकि ये घुल नहीं रहा है, ये बीच में ही लटक रहा है, तो समांगी नहीं होगा। गलत कथन मिल गया। कोलाइडल किस प्रकार का मिश्रण है? कोलाइडल दूध का उदाहरण लीजिएगा। देखने में तो लगता है कि सब मिला घुला है, विसमांगी है, बट देखने में लगेगा कि सब मिला घुला है, समांगी है, बट वो है विसमांगी। तो कोलाइडल कैसा है? विसमांगी मिश्रण है। ठीक, दूध किसका उदाहरण है? तो देखिए दूध जो है उदाहरण, यह अगर वास्तव में कहें तो ये दूध तो कोलाइडल है, बट कोलाइडल में भी प्रकार हैं, कोलाइडल में भी प्रकार हैं। तो अगर हम आते हैं तो वहां आएंगे एरोसोल। तो परीक्षा में अगर ऐसे दे विकल्प, एरोसोल आप लगाइएगा बिल्कुल, लेकिन एरोसोल ना रहे तो आप कोलाइडल लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दूध एक कोलाइड है, अब कोलाइडल के ही प्रकार है ये सब। ठीक है, ये सब कोलाइडल का ही प्रकार है, तो आप लगाइएगा एरोसोल। छोटे कणों द्वारा प्रकाश का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। कोहरा किसका उदाहरण है? तो कोहरा किसका उदाहरण है? तो कोहरा सोल का उदाहरण हो जाएगा ना, कोहरा जो हो जाएगा वो सोल का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, सोल नहीं एरोसोल होगा, सॉरी, कोहरा एरोसोल होगा, सोल नहीं होगा, एरोसोल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धुआं देखिए, धुआं में होता है क्या? कोहरा आपका क्या हो गया? एरोसोल हो गया ना कोहरा। धुआं आपका क्या होगा? तो धुआं को जब आप आग जलाते हैं तो एक तो गैस ऊपर उड़ता है, ठीक है, और इसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। तो गैस में ठोस है ना। तो गैस में ठोस कहीं ऑप्शन नहीं है, लेकिन अंग्रेजी वाला में देखिए है सॉलिड इन गैस, मतलब ठोस जो है वो गैस में है। तो ये हो जाएगा गैस में ठोस, ठोस में गैस नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं। अच्छा, कुछ ऑप्शन जो है वो हिंदी वाले गलत हैं या इंग्लिश में फिर कुछ गलत है, तो उसको मैं सुधार दूंगा, परेशान मत हुई। तो गैस में ठोस, ठीक है। 115 का देखिए, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर नोट भी कर दिया हूं, इसीलिए। धुआं किसका उदाहरण है? तो धुआं जो है वो गैस में ठोस है ना, गैस में ठोस। तो चीजों को आप ऐसे नोट कर लोगे ना भाई, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। आइए चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो है सोल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो ये है सोल, ठीक है। ये द्रव में गैस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया द्रव में गैस है। कोलाइड मिश्रण को कैसे अलग करते हैं? दूध को मक्खन कैसे निकाल रहे थे? घिचू 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 घिचू, अपकेंद्रीय ना, तो अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। कोलाइड के बारे में गलत कथन, कोलाइड के बारे में जान लीजिए, तो गलत आप छाड़ दीजिएगा। कोलाइड समांगी दिखता है बट विसमांगी है।
कोलाइड को अपकेंद्रण तकनीक से आप अलग कर सकते हैं। कोलाइड स्थायी होता है, नीचे नहीं बैठते हैं उसके कण। कोलाइड टिंडल प्रभाव दर्शाता है, इतना बात जान लीजिए। तो यह विसमांगी है, तो बिल्कुल सही है। कण आंखों से अलग अलग नहीं दिखते हैं, नहीं दिखता है, दूध में नहीं दिखता है मक्खन अलग अलग। प्रकाश किरणों को फैलाते हैं, इसको छान के अलग करते हैं, नहीं भाई, इसको तो सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करते हैं, मथ की। तो गलत कथन मिल गया ना डी। कोलाइड विलयन किससे बनता है? तो कोलाइड विलयन जो है या परिक्षेपण माध्यम से बनता है, परिक्षेपित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विसमांगी मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? विसमांगी जब मिला ही नहीं है तो उसको कर दीजिए ना, साधारण भौतिक विधि से भी अलग उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। नीली या काली स्याही से अगर आपको डाई को पृथक करना है, नीली या काली स्याही से डाई को पृथक करना है तो आप कैसे करोगे? देखिए यहाँ पर दो बार में दो कंफ्यूजन होगा, नीली और काली स्याही वाले में दो कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए आपको नोट कर लेना है जो पॉइंट मैं बता रहा हूं। नीली या काली स्याही से अगर डाई को पृथक करना है, चलिए एक डाई है, ठीक है, एक डाई है, इसमें नीली या काली स्याही है, तो इसको डाई से अलग करना है तो इसको गर्म करिए, यहाँ पेपर रख दीजिए, ये जो रंग है ये ऐसे ऐसे जम जाएगा, ठीक है। तो ये वाष्पीकरण से आप इसको अलग कर सकते हो। नीली या काली स्याही से आप डाई को अलग करोगे तो वाष्पीकरण से करोगे, ठीक। विलायक से विलेय पदार्थ को कैसे अलग करेंगे? विलायक से विलेय पदार्थ को, तो विलायक से विलेय पदार्थ को आप वाष्पीकरण करके अलग कर लीजिए। जैसे पानी में चीनी को घोल दीजिए, अब दिख तो नहीं रहा है क्योंकि वो एक दूसरे में घुल गए हैं, लेकिन जब गर्म करेंगे तो सारा पानी उड़ जाएगा, चीनी जो है वो जमा रह जाएगा। तो वाष्पीकरण विधि से आप अलग कर सकते हो, ठीक है, छान के नहीं अलग करोगे वाष्पीकरण से। दूध से क्रीम कैसे अलग करोगे? तो मैं बता ही चुका हूं कि घुमा घुमा करके, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रीकरण। रक्त और मूत्र की जांच प्रयोगशाला में किस तकनीक से होती है? तो रक्त और मूत्र की जांच भी सेंट्रीफ्यूगेशन से ही होती है, यानी कि अपकेंद्रीकरण से। रक्त और मूत्र की जांच प्रयोगशाला में कैसे होती है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन से ही, यानी कि अपकेंद्रण तकनीक से ही होती है। कपड़े धोने की मशीन में पानी निचोड़ने की विधि है, यह भी गोल गोल घूमे, तो जब घूमने की बात आए तो अपकेंद्रण बताएंगे आप। दो अघुलनशील द्रव, अघुलनशील का मतलब कि नहीं मिला दोनों अपने में, जैसे तेल पानी मिला दीजिए, वो दोनों नहीं मिलेगा, अघुलनशील द्रव है दोनों। इसको कैसे अलग करेंगे? तो इसका होता है एक सेपरेटिंग फनल होता है, सेपरेटिंग फनल से कीप से अलग करेंगे और वो कीप में अलग अलग लेयर बन जाएगा, जल अलग और तेल अलग, तो यहां से ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो ये सेपरेटिंग फनल हो जाता है, ठीक है। दो अघुलनशील, ये घुल नहीं रहा है, अघुलनशील है, ठीक है, तो ये सेपरेटिंग फनल से आपका अलग जो है वो हो जाएगा। देखिए मिट्टी के तेल को जल मिला दीजिए, तो ये दोनों मिलेगा नहीं, मिट्टी का तेल अलग ऊपर छहलाएगा, ठीक, तो इसको आप पृथक्करण सेपरेटिंग फनल से अलग करिएगा। धातु शोध में लोहे को पृथक किया जाता है, ये भी सेपरेटिंग फनल से। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर धातु शोधन में कैसे सेपरेटिंग फनल, तो देखिए मैं पुस्तक में आपको दिखा दूं, है ना, क्योंकि जो भी चीजें हैं भाई, देखिए ये बिल्कुल था ना, ये वाला भी था। रंग वाले घटक यानी डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करते हैं? आपको मैं बताया था कि ये वाष्पीकरण है, यहाँ आग लगाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये था, ठीक है। अब आपको मैं दिखा दूं कि ये धातु शोधन वाला, ये वाला मतलब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, तो ये आपको दिखा दूंगा मैं। कहाँ चले गए भाई? देखिए ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या? ये देखिए, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक किया जाता है, यही सेपरेटिंग फनल से, ठीक है। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट है, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। नमक और नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक करोगे? तो नमक है और अमोनियम क्लोराइड है, तो इसको आप ऊर्ध्वपातन करो, सब्लिमेशन करो। इसमें बताया हूं ना कि अमोनियम क्लोराइड है, ये आपका ठोस से सीधे गैस बन के उड़ जाएगा और नमक आपका जो है वो रह जाएगा, ठीक है, तो ये ऊर्ध्वपातन होगा।
काली स्याही में उपस्थित डाई, देखिए नीले अथवा काली स्याही को डाई से अलग करना था तो वाष्पीकरण किया, लेकिन काली स्याही में जो डाई है उसको अलग करना है तो वो होगा क्रोमेटोग्राफी। ये भी देख लीजिए, ये भी यहां पर आपका होगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है, गिरो मत भाई। देखिए काली स्याही में डाई आपको अलग किया जा रहा है, ये है क्रोमेटोग्राफी। तो ये ऐसे ही प्रश्न पूछता है परीक्षा में, यही सब प्रश्न आएगा, तो ये हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। एक ही प्रकार के विलायक में घुले पदार्थ को पृथक करने की विधि है। एक ही प्रकार के विलायक में जब घुल गया है, कैसे घुल गया है, एक ही प्रकार के विलायक में जब घुल गया है तो उसको आप अलग करेंगे। यही जैसे ये कर रहे थे ना, काली स्याही में उपस्थित डाई वो एक ही प्रकार का है, तो इसको आपने कैसे किया, तो इसको आपने देखा क्रोमेटोग्राफी से किया, यहां भी क्रोमेटोग्राफी से आप कर लोगे। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को आपको अलग करना है तो प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट भी क्रोमेटोग्राफी करोगे। रक्त की जांच कर रहे थे तब आप अपकेंद्रीकरण कर रहे थे, सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, लेकिन रक्त से नशीले पदार्थ अलग करने हैं तो क्रोमेटोग्राफी करेंगे। ये दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करता है और ध्यान दीजिएगा। एसीटोन और जल को उसके मिश्रण से कैसे अलग करते हैं, तो एसीटोन और जल को आप आसवन डिस्टिलेशन से आप अलग कर सकते हो। एसीटोन और जल को कैसे अलग कर सकते हो, डिस्टिलेशन यानी कि आसवन से। चलिए इसी में आता है कि दो घुलनशील द्रवों को कैसे अलग करोगे। दो द्रव घुल गया है, ठीक है, दो घुलनशील है मतलब एक दूसरे में मिल गया, उसको कैसे अलग करोगे, तो उसको आप आसवन से अलग करोगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इनके क्वथनांक का अंतर 25 से कम होना चाहिए था, 25 केल्विन से कम। जिन द्रवों का क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होगा उसको आसवन तो करेंगे बट प्रभाजी आसवन करेंगे। प्रभाजी आसवन में एक प्रभाजी स्तंभ रहता है, तो इनका 25 से कम नहीं है, इसलिए इसमें साधारण आसवन होगा। जहां 25 से कम हो जाए वहां प्रभाजी आसवन होगा, ठीक है, प्रभाजी आसवन, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। पॉइंट ये सब नोट करिएगा, ये सब कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। वायु से विभिन्न गैस को अलग करना है तो ये 25 केल्विन से कम है क्वथनांक, तो ये प्रभाजी आसवन हो जाएगा, प्रभाजी आसवन होगा, ये ध्यान रखिएगा। पेट्रोलियम उत्पादकों के घटकों को प्रभाजी आसवन, क्योंकि क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, ठीक, प्रभाजी आसवन होगा। तो ये सब प्रभाजी आसवन का ही उदाहरण है। अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट, अशुद्ध नमूना रखा है उसमें से शुद्ध छांटना है तो भैया उसको क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण से छांटिए। समुद्री जल से जो नमक मिल गया है उस नमक से अशुद्धि निकालना है तब भी क्रिस्टलीकरण। देखिए यहां पर कुछ बच्चे वाष्पीकरण पर जाते हैं, भाई समुद्र जल से नमक निकालना है तब वाष्पीकरण होगा, लेकिन समुद्री जल से जो नमक मिल गया है और इस नमक में जो अशुद्धि है उसको आपको अलग करना है। दोनों को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये होगा क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। चलिए अशुद्ध नमूने से फिटकिरी, तो ये भी क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है। निम्न में से कौन पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है, तो भौतिक गुण में आता है डेंसिटी आएगा, घनत्व है, क्वथनांक है, रंग भी है, ज्वलन नहीं है। जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, पुनः अपनी स्थिति में ना आए। जैसे एक पेपर इसमें से निकाले और जला दिए तो वो जल गया, तो आप फिर उससे पेपर नहीं बना सकते हैं, तो जब ना बने तो रासायनिक होगा। और पुनः बन जाए, जैसे आप बर्फ का टुकड़ा लाइए, उसको रखिए, पानी बन जाएगा, फिर उसको फ्रिज में रखिए, वो बर्फ बन जाएगा। तो मतलब जब बन जाए फिर अपनी स्थिति को प्राप्त कर ले तो भौतिक, ना प्राप्त करे तो रासायनिक। तो जल गया तो खत्म हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बायल ने 1661 में किया था, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने तत्व की परिभाषा को प्रयोग के द्वारा प्रतिपादित किया था, तो वो था लेवोजियर, ठीक है। किसके अनुसार तत्व वह मूल पदार्थ है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, वो भी लेवोजियर है। यौगिक के घटकों को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो यौगिकों के घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि के द्वारा उसको अलग किया जा सकता है, ठीक। चलिए आते हैं आगे।
इसको रख ही देता हूं। अब लगभग समाप्ति हो गया है। निम्न से कौन तत्व नहीं है? तो ये आपका मीथेन नहीं है तत्व, ठीक है। निम्न से कौन यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है तो वो आपका हो जाएगा जल, चीनी, नमक, पारा। तो पारा आपका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। रक्त किसका उदाहरण है? रक्त एक विसमांगी उदाहरण हो जाएगा, विसमांगी, ठीक है। रक्त हो जाएगा किसका? विसमांगी। धातुओं का गुण नहीं है, तो धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं? धातु को आघातवर्ध कर, मतलब पीटिए या तानिए, वो तनेगा, तो आघातवर्त भी होगा, पीटने पर भी होगा, विद्युत का सुचालक भी होगा। चमकीला नहीं होता है भाई, धातु तो चमकीला होता ही है, तो कह रहा चमकीला नहीं होता है, गलत है ये ना, चमकीला होता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? तो सोडियम है, सॉरी मरकरी है भाई, सोडियम नहीं है, मरकरी है। कहां चला गया यार, गायब हो गया क्या? हाँ, मरकरी है। अधातु के बारे में गलत कथन, अधातु कुचालक होता है, तो ये तो सही है, ठीक। अधातु चमकीला, कहां चमकीला होता है? अधातु चमकीला नहीं होता है, भंगुर होगा, ठीक है। उपधातु तो बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि यह सभी हो जाएगा। निम्न से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक नहीं यानी भौतिक, पुनः अपनी स्थिति में आ जाए। जल से वाष्प बनेगा, वाष्प से फिर जल बन जाएगा, ठीक है। कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में आ जाता है, तो वो गैलियम भी है और सीजियम भी है, ठीक, ध्यान रखिएगा। आ जाइए, आखिरी पड़ाव पर हम लोग आ गए हैं। सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड से। निम्न से विलयन की पहचान करें, तो विलयन मिल जाता है, तो समुद्री जल में जो मिला रहता है वो तो आप देख ही रहे हैं, विलयन हो गया। मोमबत्ती जल गया, मोमबत्ती जल गया तो जलने के बाद टपकता है, उससे फिर मोमबत्ती बन जाता है, लेकिन जो जल के उड़ गया उससे फिर मोमबत्ती नहीं बनेगा, तो यहाँ बन भी जाता है, नहीं भी बन जाता है, तो ये दोनों प्रकार का उदाहरण हो जाएगा। मोमबत्ती जल के और गल रहा है तो ये बोथ होगा, दोनों प्रकार का हो जाएगा। तो चलिए, क्लास 9th चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा चैप्टर 3 क्लास 9 का, परमाणु एवं अणु। एक एक पॉइंट देखिए, 3 होगा, आगे इसमें आएगा, इसमें आगे 3 आएगा, ठीक है। तो ये अगर चाहते हो तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ, उसके बाद आप प्रिंट करा के इसको बेहतरीन ढंग से बाइंडिंग करा के रख सकते हो। और अगला जो हमारा चैप्टर होगा वह होगा चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गए। अगला चैप्टर जो होगा वो होगा परमाणु और अणु, ठीक। यहाँ से भी भर भर के प्रश्न एग्जाम में आता है। वीडियो अगर बढ़िया लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेहनत तो बहुत ही लग रहा है इसमें सारा चीज कराने में। तो बस आप लोगों से कुछ नहीं चाह रहा हूँ, बस अगर बढ़िया लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, एक चीज और, प्लेलिस्ट बना चुका हूँ NCERT साइंस क्लास 9th और 10th के नाम से, वहाँ ये सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जितने 26 के 26 क्लास होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, एक एक वीडियो आप नोट करिएगा, पॉइंट को, सब कुछ आपके सामने। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।